नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रेडियन गुरुकुल के विजय पथ सीरीज में। आज के वीडियो में इस सीरीज के 5वें प्रैक्टिस सेट की बात होगी, जो आधारित है उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के आने वाले एग्जाम्स जैसे कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड्स। और इन एग्जाम्स में जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं को आधार बनाकर इस विजय पथ सीरीज के मॉक टेस्ट शुरू किए गए हैं। ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 5वें मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर हो रहे हैं 38 क्वेश्चंस में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? एग्जैक्टली डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952। एक्चुअल में आजादी के बाद लोकल लेवल पे गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के रूप में हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। लेकिन यह कार्यक्रम अपनी अपेक्षा के अनुसार सफल नहीं रहा। इसीलिए इन कार्यक्रमों की असफलता के पीछे वजह क्या थी, उसको ढूंढने के लिए कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और इस कमेटी ने पंचायती राज का सजेशन 3 स्तरों पे पूरे देश में स्टैब्लिश करने का सुझाव दिया था। और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को अपने नागौर जिले से भारत में पंचायती राज की स्टार्टिंग की थी। तो अभी भी लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुए थे। बिल्कुल याद रखिएगा, 1952। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशहूर सूफी संत, उनका नाम आपको बताना है कि सालाना उर्स के मौके पर हर साल कार्तिक महीने में बाराबंकी, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पे देवा शरीफ का मेला लगता है। तो किस उस सूफी संत को यह मेला डेडिकेट होता है? बिल्कुल नाम याद रखिएगा उनका, वारिस अली शाह। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती के शिफ्टिंग कल्टीवेशन तरीके को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, दहिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है झूमिंग खेती। झूम खेती का मतलब होता है दोस्तों कि जंगल के किसी विशेष हिस्से के पेड़ पौधों को काटकर फिर जब वो सूख जाएं तो उनको जलाकर और फिर वहां पे जुताई वगैरह करके जो राख है उसको मिट्टी में मिलाकर खेती करना। कई सालों तक जब खेती करने से उस पर्टिकुलर रीजन की उर्वरता खत्म हो जाएगी तो यहां के ट्राइब्स फिर अगले रीजन में शिफ्ट करेंगे और वहां पर फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे। तो इस वजह से इस खेती को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यह बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी इंसानी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, एंट्रिक फीवर, जिसको टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये जो 3 बीमारियां हैं, चाहे वो मिजल्स हो, पोलियो हो या फिर हेपेटाइटिस बी, ये तीनों वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो इंसानी बीमारियां हैं वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, फंगस है या फिर आपका वायरस है। तो इनसे आधारित जो जो बीमारियां हैं उनका बिल्कुल अच्छे से लिस्ट बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है? अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ये इस धरती के एकमात्र देश से अपना सीमा साझा करता है, और वो कौन है? वो है नेपाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारत के कई राज्यों से भी सीमा साझा करता है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, दिल्ली के अलावा राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद पूरा मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद यहां पे आपका थोड़ा सा सीमा साझा होगा छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से और फिर बिहार से। तो कुल मिलाजुलाकर इतने सारे स्टेट और कंट्री के साथ हमारा उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि यूपी किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो वो याद रखिएगा, नेपाल के साथ। बिम्स्टेक एक सब रीजनल ग्रुप है जिसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश यानी कि स्पेशली 7 देश शामिल हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बिम्स्टेक का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, और इसका मतलब था कि जो बे ऑफ बंगाल है उसके कोस्टल लाइन पे जो भी कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ एशिया के या फिर साउथ ईस्ट एशिया के, उनका आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना। और इसका जो हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुरादाबाद यूपी का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है, अपने किस काम के लिए मशहूर है, जो ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है? तो मुरादाबाद को यूपी में कहा जाता है
पीतल नगरी। तो ये पीतल के कामों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग पावर दी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वनडे एग्जाम में रिपीट होता है। उस देश का नाम याद रखिएगा, न्यूजीलैंड। और भारत में जो महिलाओं को वोटिंग पावर दी गई थी वो दी गई थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसको कि हम 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी बोलते हैं। तो इसके तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोटिंग पावर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में किसका उल्लेख है? बिल्कुल याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में भाग 3 में है, ठीक है। और वहीं अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो यह संविधान के भाग 4 में है और इसके लिए आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक। तो ये दोनों एक तरीके के अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को मिलते हैं। मौलिक अधिकार देश की सरकार को आपको देना ही देना है, लेकिन डीपीएसपी के अंतर्गत जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को आप जबरदस्ती सरकार से नहीं ले सकते। अगर सरकार के पास रिसोर्सेज हो जाते हैं तो वो आपको अधिकार दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसमें कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखिएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी का बेसिकली जो निर्माण होता है दोस्तों, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो लावा निकलता है, वो लावा जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद जम जाता है और चट्टान बनाता है। और जो चट्टान बनता है उसका नाम होता है बेसाल्ट। और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों का जब इरोजन होता है या वेदरिंग होती है, उनका अपक्षय या फिर अपर्दन होता है, तो जो भुरभुरा वहां पे पदार्थ इकट्ठा होता है मिट्टी के रूप में, उसी को हम काली मिट्टी कहते हैं। तो कई बार अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी का एक्चुअल में निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? देखिए, जो लाइट ईयर होता है, अब आप इसको ये मत समझिएगा कि ये टाइम को मेजर करता है। लाइट ईयर एक्चुअल में डिस्टेंस को मेजर करता है और ये कहता है कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस तय करती है उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, किसको ये मेजर करेगा लाइट ईयर? डिस्टेंस को। Who is the author of the book हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसकी किताब है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी की इसके अलावा और भी बड़ी फेमस किताबें रही हैं, जिसमें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रही उनकी। उन्होंने एक मैगजीन पर्टिकुलर दलितों के लिए स्टार्ट किया था जिसका नाम था हरिजन, वो 1932 में आई थी। तो इस तरीके से गांधी ने भारत के जो ये साहित्य है या भारत का जो लिटरेचर हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं और उनका हिंद स्वराज काफ़ी फेमस किताब है और ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? देखिए, मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, अपने गुरु, जो उनके एक तरीके से कह सकते हो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, चाणक्य, उनके मार्गदर्शन में। लेकिन यहाँ पे उनका जो इस एम्पायर का जो आखिरी रूलर थे उनका नाम था बृहद्रथ। ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून को जमने में मदद करता है। जैसे कभी कभी आप देखते हो चोट लग जाती है तो खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि वहां पे खून की क्लॉटिंग होगी, यानी खून जम गया। तो अगर आपके शरीर में किसकी कमी होगी तो वो क्लॉटिंग जल्दी नहीं रुकेगी, वो है विटामिन के। तो बिल्कुल याद रखिएगा, खून जमने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खेलों में शानदार कामयाबी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा अवार्ड देती है? तो वो है अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा अशोक चक्र वीरता पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के जो है ये फिल्मों के लिए दिया जाता है, पद्मश्री हमारा एक सिविलियन अवार्ड है। अब देखो, भारत में सबसे बड़ा जो खेल अवार्ड होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में भारत सरकार ने इस अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसी जब भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अनाउंस होते हैं तो उन्हीं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बांटा जाता है, अर्जुना पुरस्कार बांटा जाता है, जो टीचर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे खेलों के अवार्ड भारत में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का
काम कौन सा नहीं है। तो देखिए मॉनेटरी मैनेजमेंट इसका मेन काम है, गवर्नमेंट के डेब्ट मैनेजमेंट को भी करना इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करना ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन एक्सपेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक होते हैं उनसे डायरेक्ट जमा को स्वीकार करना ये आरबीआई का काम नहीं होता है। कस्टमर्स यानी कि आम जनता अपने डिपॉजिट्स को कहां पर जमा कर सकते हैं, तो अदर कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी यहां पर या एचडीएफसी यहां पर जाकर वो क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसको नॉन अलायंस मूवमेंट बोला गया का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा यूगोस्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार पूरी दुनिया दो गुट में बट गई थी। एक गुट का लीडर हुआ करता था अमेरिका और दूसरे गुट का लीडर हुआ करता था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अमेरिका जहां पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, वहीं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ समाजवाद को प्रमोट कर रहा था। लेकिन इस बीच दुनिया के कुछ ऐसे भी देश थे जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो एक अलग तरीके से अपना एक अलग एलायंस बनाए थे जिसको गुट निरपेक्ष बोला गया, जिसमें हमारा इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था। इजिप्ट और यूगोस्लोवाकिया ये सब कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर इस आंदोलन को पूरी दुनिया में चलाया। और इस आंदोलन का जो पहला मीटिंग हुआ था ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी जो कि इंडिया के मेन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उससे सटी हुई पहाड़ियां कौन सी हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा कार्डमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ियां। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के स्टैब्लिशमेंट को प्रोवाइड कराता है, तो वो है आर्टिकल 324। भारत में जो ये आर्टिकल 324 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होती है, इसका मेन काम होता है भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को कंडक्ट कराना। वही लोकल गवर्नमेंट पे जो चुनाव होते हैं जैसे कि पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज के, वो हर राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है पेपरों में बार बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो क्लासिकल डांस है किस राज्य से संबंधित है, राज्य का नाम याद रखिएगा केरल। भारत में इस समय 8 क्लासिकल डांस हैं और 8 क्लासिकल डांस में 2 क्लासिकल डांस, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली, ये दोनों कहां से संबंधित है, केरला से। वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ओडिसी उड़ीसा से, सतारिया असम से, मणिपुरी मणिपुर से और सबसे इंपॉर्टेंट कथक जो कि नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है। देखिए जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने अपनी किताब द थियरी ऑफ वेल्थ लिखी तो इस किताब को पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। इन्हीं सबके बीच एक ऐसा इकोनॉमिस्ट आया जिसने पूरी दुनिया को पहली बार डराया अपने सिद्धांत के माध्यम से, और इसका नाम था अल्फ्रेड माल्थस। माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा कि तुम लोग जितना खुश हो रहे हो ये खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें होती हैं वो हमेशा अरिथमेटिक सीरीज में यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ेंगी, और जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कभी भी अरिथमेटिक सीरीज में नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा बढ़ेगी ज्योमेट्रिक सीरीज में, यानी कि ये 1 2 4 8 16 ऐसे करके बढ़ेगी। तो इन फ्यूचर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब खाने पीने की चीजें बहुत कम रहेंगी और यहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कई बार आज भी आप पेपरों में देखोगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, नाम याद रखिएगा अल्फ्रेड माल्थस। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था, तो वो हमारी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1974 से लेकर 78। एक्चुअल में ये 4 साल ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका कारण ये है कि इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था।
इस योजना को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनाया गया था, लेकिन 1977 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी हार गई चुनाव और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसियों की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने आते ही इस पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले, एक्चुअल में इसका टाइम 79 था, लेकिन इसको 78 में ही खत्म करके रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। रोलिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, कई बार पूछता है कि भारत में रोलिंग प्लान किसने शुरू किया था। रोलिंग प्लान का मतलब होता है दोस्तों कि अपने टारगेट को, अपने प्लान्स के टारगेट को टाइम के साथ एडजस्ट करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति नौकरी के बीच में होता है और कई नौकरी की तलाश कर रहा होता है, नई नौकरी की, तो उसकी बेरोजगारी किस कैटेगरी में आती है? तो उसको बोला जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे कि आप एक नौकरी कर रहे हो और उस नौकरी के बीच में ही आप दूसरी नौकरी को तलाशने के चक्कर में हो, बीच में आपका वो गैप हो गया, तो ये जो गैप होता है एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में स्विच होने का, उस टाइम जब आप बेरोजगार होते हो तो उसी को बोला जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए, एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट्स के या फिर कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं। तो देखिए, जो प्रेरीज होता है नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, सही है। पंपास ये साउथ अमेरिका में स्पेशली अर्जेंटीना में मिलता है, तो ये भी सही है। स्टेपीज जो कि यूक्रेन और रसिया में फैला हुआ है, तो यूरोप, ये भी सही है। वेल्ड, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं फैला हुआ है, वेल्ड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको बोला जाता है डाउन्स। तो जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से यहां पे मैचिंग का क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ निकनेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ कंट्रीज दिए गए हैं या फिर प्लेसेस दिए गए हैं, आपको बोला जा रहा है मैच करिए। जैसे डार्क कंटिनेंट, तो डार्क कंटिनेंट बोला जाता है अफ्रीका को, अंधा महाद्वीप। चूंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एजुकेशन, इकोनॉमिक, हर पर्पज से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इस महाद्वीप को बोला जाता है अंधा महाद्वीप। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत, तो पामीर प्लेटो तिब्बतियन प्लेटो का पार्ट है, इसी को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री ऑफ 1000 लेक, हजारों झीलों की भूमि, ये बोलते हैं यूरोप की एक कंट्री है फिनलैंड। साथ ही मोतियों का द्वीप पल्स आइलैंड, ये है बहरीन। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झीलें बनती हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, काल्डेरा। देखिए, ज्वालामुखी जैसे कि ये मान लीजिए ज्वालामुखी है और ये उसकी पाइप है जहां से लावा निकल रहा है। अब जब लावा निकलना यहां पे बंद हो जाएगा तो यहां पे ये जो कटोरी नुमा आकृति इसका जो मुंह है, यहां पे पानी जमा होगा और इसी पानी जब यहां पे जमा हो जाएगा काफी दिनों तक, तो इसी झील को हम बोलते हैं काल्डेरा। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको क्रेटर भी कहा जाता है, तो क्रेटर या फिर काल्डेरा। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करता है? तो उसका नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान। अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए, जमींदारी प्रथा 1793 में स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको उसने नाम दिया था परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इस एग्रीमेंट में वो गांव, किसी पर्टिकुलर गांव की एक व्यक्ति के साथ समझौता करता था और उसको उस पूरे गांव की जमीन का परमानेंट ओनर बना देता था और बोलता था कि आप अंग्रेजों के बिहाफ पर इन पे खेती कराओ और इन गांव वालों से लगान वसूल कर आप हमें दो, और लगान का 10/11 हिस्सा हमें दोगे और 1/11 हिस्सा अपने पास रखोगे। इसका मतलब है कि अगर 11 क्विंटल लगान गेहूं के रूप में वसूला जाता है तो 10 क्विंटल गेहूं अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, 1 क्विंटल जो है कि जमींदार साहब रख लेंगे। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2-3 काम इंडिया में और स्टार्ट किए थे, स्पेशली इसने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था और आज के डेट में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस व्यवस्था की, इसको भी स्टार्ट करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बंगाल का गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक ट्रेड पार्टनर है? तो ये कई सालों से यहां पे अमेरिका बना हुआ है।
भारत में मोनाजाइट सैंड यानी कि रेत कहां पाया जाता है? याद रखिएगा, केरल के मालाबार समुद्र तट पर। वहां पे ये जो मोनाजाइट रेत है, मोनाजाइट रेत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रेत में हमारे पास एक न्यूक्लियर मिनरल प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं थोरियम, और इसी वजह से थोरियम के स्टोरेज में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि थोरियम के सबसे बड़े रिजर्व किस देश में है, तो वो है हमारा प्यारा भारत। लेकिन थोरियम से भी 1000 गुना पावरफुल होता है यूरेनियम, जो कि एक और न्यूक्लियर मिनरल है। और यूरेनियम के जो सबसे बड़े जो स्टोरेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज हैं, स्पेशली रसिया और गल्फ कंट्रीज के बीच में, वहां पर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का एक फोक डांस है? फोक डांस का मतलब होता है लोकल डांस जो किसी पर्टिकुलर रीजन में होता है। जैसे गरबा गुजरात में होता है, छऊ छऊ कई जगहों पे होता है, झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, बंगाल में भी होता है। ये घूमर डांस है जो कि हरियाणा और राजस्थान वगैरह में होता है। लेकिन ये जो भांगड़ा है, ये भांगड़ा डांस होता है कहां पर? याद रखिएगा, पंजाब में। कमेंट बॉक्स में आप बताइए उत्तर प्रदेश के कुछ लोकल डांस के नाम। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, उसकी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, नागालैंड, मिजोरम और आसाम। कई बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एक एरिया है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पे इंडिया के 7 सिस्टर्स स्टेट होते हैं। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, आसाम। तो इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन, बॉर्डर लाइंस, इनमें कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से यहाँ रिवर्स हैं, कौन सी ट्राइब्स है, ये सब बिल्कुल आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। बड़ा ही सेंसिटिव जोन है इंडिया का ये। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था? बिल्कुल उसका नाम याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था, और बंगालियों को एकजुट करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ गाना, जिन्होंने अपनी किताब आनंद बंट में इस गाने को लिखा था, वंदे मातरम, इसको बड़ा ही पॉपुलरली गाया गया। और अब तो भारत सरकार ने रिसेंटली एक नया डिसीजन भी ला दिया है कि जितने भी बड़े सरकारी ओकेजन होंगे वहां पे राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम भी बजाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट करने वाला रूलर, या फिर कह सकते हो कि रियल फाउंडर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की भी नींव रखी, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसका जो कार्यकाल था शासन का मात्र 4 सालों का था। 1210 में घोड़े से वो पोलो बैठकर खेल रहा था और उसी से गिर के मर गया। तो मरने के बाद इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। बाद में 1-2 मंजिल और जो बची थी वो फिरोज शाह तुगलक ने ऐड करवाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है? वो नदी है तीस्ता। और इन दोनों के बीच यानी भारत और बांग्लादेश के बीच 1983 में इस तीस्ता नदी के पानी को लेकर एक एग्रीमेंट भी हो चुका है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक रिवर है जिसके पानी को लेकर लगातार झगड़ा होता है, वो है इंडस रिवर। और इंडस रिवर जो हमारा है, इस पर भी हमने एक एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ 1960 में। लेकिन पिछले साल पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से हमने इस इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका सिंपल सा फार्मूला होता है के बराबर हाफ mv²। यहां पे m जो है मास है यानी द्रव्यमान, और v है उसकी वेलोसिटी यानी कि गति। तो कहा जा रहा है कि अगर गति दुगनी हो जाए, सपोज करो यहां पे अगर इसकी गति हम दुगनी कर दें तो ये हो जाएगा 2v²। 2v² का मतलब ये 4 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 2v² होगा तो ये 2v का मतलब हो गया 4v², और ये हाफ mv रहेगा ही। तो यहां पे इसका और इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे कि पहले की तुलना में अब यहां पे ये कितना गुना हो गया? 4 गुना बढ़ गया।
अगला क्वेश्चन है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? वैसे दोस्तों हम लोग पढ़ते आए हैं कि पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, और स्पेशली जिनके अंदर खून की कमी होती है, एनीमिया जिस रोग को बोलते हैं, स्पेशली महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, तो उनको पालक का खूब सारा सेवन करना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ आयरन ही नहीं, बाकी सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी, सी सब पाया जाता है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज। आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मानसून के टाइम में कौन सा लोकल सॉन्ग गाया जाता है? तो उसको याद रखिएगा, कजरी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 38 क्वेश्चन डील किए गए। 38 क्वेश्चंस में आपके कितने मार्क्स हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। सबसे बड़ी चीज कि इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप हमें रेडियन गुरुकुल के इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।